यदि भारत को बचाना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति को बचाना चाहते हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाना चाहते हैं, तो महीने में एक बार, कम से कम एक बार अपने सांसद से मिलिए, अपने विधायक से मिलिए। उनको जो भारत के लिए खतरे हैं, जो सनातन संस्कृति के लिए खतरे हैं, उन खतरों को बताइए, उसका अस्थायी समाधान बताइए। यदि आप आने वाली पीढ़ियों को बचाना चाहते हैं तो फेसबुक पे 5000 फ्रेंड बनाइए। मैं फेसबुक पे 5000 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत में 5 करोड़ लोग ट्विटर यूज करते हैं और 50 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं। केवल शहरी लोग ट्विटर यूज करते हैं, गांव के किसान, मजदूर, छोटा छोटा काम करने वाले, रेडी पटरी पे अपना दुकान लगाने वाले, ये सब फेसबुक यूज करते हैं और उनको पता ही नहीं है कि भारत में क्या चल रहा है, भारत के सामने क्या क्या खतरा है, भारत के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। और इसीलिए कुछ झूठ बोलने वाले नेता उनको गुमराह करते रहते हैं। जो हमारे गांव में किसान हैं, मजदूर हैं, रेडी पटरी पे काम करने वाले हैं, या और भी जो लोग गांव में रहते हैं, उनको जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे अलग अलग तरीके से उनको बांटा जा रहा है। उनको जोड़ने का एक ही तरीका है, 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए। और फेसबुक फ्रेंड कैसे बनाइए? यदि आपका नाम राम है, आपका नाम राम कुमार है, राम शुक्ला है, राम यादव है, तो आप पूरे भारत के राम को जोड़िए। वो राम यादव हो, राम चंद्र हो, राम शंकर हो, राम पांडे हो, राम शुक्ला हो, राम सिंह हो, राम धोबी हो, राम रजक हो, राम पासवान हो, कुछ भी हो, आप केवल नाम देखिए राम और फटाफट उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते जाइए। देखते देखते 1.5 से 2 महीने के अंदर पूरे भारत के 5000 राम को आप जोड़ लेंगे। ऐसे इस हर व्यक्ति अगर अपने अपने नाम के 5-5 हजार लोगों को जोड़े तो धीरे धीरे क्या होगा, शहर से गांव कनेक्ट हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण कनेक्ट हो जाएगा, पूरब से पश्चिम कनेक्ट हो जाएगा, कश्मीर का राम और कन्याकुमारी का राम आपस में जुड़ जाएगा, गुजरात का राम और बंगाल का राम आपस में जुड़ जाएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित आपस में जुड़ जाएंगे। तो सबसे इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए, अपने नाम के लोगों को जोड़िए। यदि आपके नाम के लोग नहीं मिल पा रहे तो अपने पिताजी के नाम के लोगों को जोड़ लीजिए, अपना जो भाई का नाम है उसके हिसाब से आप सर्च कर लीजिए। लेकिन फेसबुक फ्रेंड बनाते समय जाति, भाषा, क्षेत्र मत देखिए, पूरे भारत के लोगों को जोड़िए। तो पहला काम, हर महीने सांसद विधायक से मिलकर समस्या के अस्थायी समाधान की चर्चा करना। दूसरा काम, 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाना और उस पर डे कोई एक समस्या, उसका मूल कारण और उसका अस्थायी समाधान लिखना। फेसबुक का उपयोग पाखंडियों को एक्सपोज करने के लिए भी करिए। पाखंडियों को कैसे एक्सपोज करेंगे, पाखंडियों को पहचानेंगे कैसे, पहले इसको समझिए। जो नेता सुबह से लेकर शाम तक गरीबी की बात करे, बेरोजगारी की बात करे, कुपोषण की बात करे, प्रदूषण की बात करे, लेकिन इन समस्याओं के मूल कारण जनसंख्या विस्फोट की बात न करे, वो समझ लीजिए न वो गांधीवादी है, न वो समाजवादी है, न साम्यवादी है, न वो अंबेडकरवादी है, न वो राष्ट्रवादी है। वो केवल और केवल ओटजीवी, नोटजीवी, दल गुलाम पाखंडी है। तो ऐसे ओटजीवी, नोटजीवी, समस्याजीवी, दल गुलाम पाखंडियों को एक्सपोज करिए अपने फेसबुक के माध्यम से। अब समय आ गया, अगर आप एक्सपोज नहीं करेंगे, इनके बतौलेबाजी में फंसे रहेंगे, इनके बोल बचन में फंसे रहेंगे, तो आपको भ्रमित करते रहेंगे। यदि कोई नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी घुसपैठ पे मौन है तो समझ लीजिए कि वो बहुत बड़ा पाखंडी है। और अगर कोई घुसपैठ पे बोल भी रहा है लेकिन घुसपैठ के मूल कारण घूसखोरी पे नहीं बोल रहा है, तब भी समझ लीजिए बहुत बड़ा पाखंडी है। यदि कोई नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी नशा नियंत्रण की बात नहीं कर रहा है, शराब नियंत्रण की बात नहीं कर रहा है, ऑनलाइन गेमिंग इतनी बढ़ती जा रही है उसको कंट्रोल करने के लिए कानून बनाने की बात नहीं कर रहा है, पॉर्न वेबसाइट बढ़ती जा रही है उसको बंद करने के लिए कानून बनाने की बात नहीं कर रहा है, अश्लीलता बढ़ती जा रही है ओटीटी के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से, अगर इसको कंट्रोल करने के लिए कानून बनाने की बात नहीं कर रहा है, तो मान लीजिए कि वो ना वो समाजवादी है, ना अंबेडकरवादी है, ना गांधीवादी है, ना राष्ट्रवादी है, न वो साम्यवादी है, वो केवल और केवल दल गुलाम पाखंडी है। वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आपको अलग अलग चीज़ों में भ्रमित कर रहा है। केवल उसका मेन उद्देश्य है या तो वोट कमाना या तो नोट कमाना। यदि कोई नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी घुसपैठ के मूल कारण पे बात नहीं कर रहा है, जानते हैं घुसपैठ कैसे होती है? घुसपैठिए बॉर्डर पे 2000 रुपए दे के अंदर आते हैं, 2000 में आधार, 2000 में राशन कार्ड, 2000 में बर्थ सर्टिफिकेट, 2000 रुपए में राशन कार्ड, 2000 रुपए में आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे 10 से 15,000 रुपए खर्च करके 7-8 डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, फिर भारतीय बन जाते हैं। तो यदि कोई घुसपैठ पे मौन है तो समझो वो तो बहुत बड़ा ओटजीवी, नोटजीवी है।
अगर कोई घुसपैठ पे बोल भी रहा है लेकिन घुसपैठ के अस्थायी समाधान की बात नहीं कर रहा है, घुसपैठियों और उनके मददगारों पे एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, सेडिशन और क्या बोलते हैं आपका गैंगस्टर लगाने की बात नहीं कर रहा, तो वो भी पाखंडी है। तो आप उसको भी एक्सपोज करिए। यदि कोई व्यक्ति धर्मांतरण पे मौन है तो बहुत बड़ा पाखंडी है, और जो धर्मांतरण पे बोल भी रहे लेकिन धर्मांतरण रुकेगा कैसे इस पे नहीं बोल रहे हैं। धर्मांतरण कैसे रुकेगा? कानून कठोर होना चाहिए, फॉरेन फंडिंग बंद होनी चाहिए, एफसीआरए बंद होनी चाहिए, हवाला की फंडिंग होनी चाहिए, भारत के अंदर जो ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है वो खत्म होना चाहिए, तब जाके धर्मांतरण रुकेगा। तो केवल धर्मांतरण धर्मांतरण कहने धर्मांतरण नहीं रुकेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप पाखंडियों को समझिए, ओट जीवी, नोट जीवी, समस्या जीवी, दल गुलाम पाखंडियों को समझिए। कुछ तो समस्या पे बोलते ही नहीं है, जो बोलते भी हैं वो मूल कारण पे नहीं बोलते, अस्थायी समाधान पे नहीं बोलते। अवैध निर्माण पूरे देश में होता जा रहा है, सब वीडियो पे बना के डाल रहे हैं, यहां झुग्गी बन गई, यहां बन गई, हाईवे किनारे कब्जा, इसके किनारे बच्चा। अरे भैया, अवैध निर्माण के खिलाफ 10 से 20 साल की सजा देने वाला कानून क्यों नहीं बनना चाहिए? वो कानून की मांग क्यों नहीं कर रहे? इसी तरीके से घूसखोरी, कमीशनखोरी पे कोई बात ही नहीं हो रही, आपके कटमनी, तोलाबाजी, हवालाबाजी पे कोई बात ही नहीं हो रही है, मिलावटखोरी बढ़ती जा रही है, खान पान के वस्तुओं पे कोई थूक रहा है, कोई पेशाब कर रहा है, कोई लैट्रिन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वीडियो सब शेयर कर रहे हैं, लेकिन एक कठोर कानून की मांग नहीं कर रहे हैं कि भैया जो खान पान की वस्तुओं पे थूकेगा, पेशाब करेगा, लैट्रिन करेगा, उसको 10 से 20 साल की सजा होगी, उसकी नागरिकता खत्म होगी। ऐसा कानून की मांग नहीं कर रहे, समस्या बता रहे, मूल कारण नहीं बता रहे, अस्थायी समाधान नहीं बता रहे। भारत में कालाधन, हवाला हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जितनी भारत विरोधी गतिविधियां होती हैं सब वो फंडिंग से होती हैं, कालाधन हवाला से होती है। माओवादियों की फंडिंग कालाधन हवाला से, नक्सलियों की फंडिंग कालाधन हवाला से, जिहादियों की फंडिंग कालाधन हवाला से, घुसपैठियों की फंडिंग कालाधन हवाला से, आतंकवादियों की फंडिंग कालाधन हवाला से, आतंक और अलगाववादियों की फंडिंग कालाधन हवाला से, पूर्वोत्तर के कुकी जो आतंकवादी उनकी फंडिंग कालाधन हवाला से, कश्मीर के अलगाववादियों की फंडिंग कालाधन हवाला से। तो भारत में जितने देश विरोधी काम है, जासूसों की फंडिंग कालाधन हवाला से, गद्दारों की फंडिंग कालाधन हवाला से, मिशनरियों की फंडिंग कालाधन हवाला से, सबकी कालाधन हवाला से फंडिंग हो रही है। और कालाधन हवाला कैसे रुकेगा? जब तक 100 रुपए से बड़ी नोट बंद नहीं होगी तब तक हवाला नहीं बंद होगा, जब तक कैश लेन देन को लिमिट नहीं किया जाएगा कानून बना के, तब तक कालाधन नहीं रुकेगा। तो जब तक कालाधन हवाला रुकेगा नहीं तब तक भारत विरोधी गतिविधियां नहीं रुकेंगी। बेनामी प्रॉपर्टी, ये जो सुबह से लेकर शाम तक बतौलेबाजी करते हैं ना, कोई गांधीवाद की बात करता है, कोई नेहरूवाद की, कोई समाजवाद की, कोई लोहियावाद की, कोई फलाने की, कोई फलाने की, कोई पीली टोपी, कोई नीली टोपी, कोई सफ़ेद टोपी लगा के बैठे हुए, ये सब अरबपति हैं, सब एक खरबपति हैं। इनकी बेनामी संपत्ति पकड़ में आ जाए तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कितने बड़े पाखंडी थे। बेनामी संपत्ति कैसे पकड़ में आएगी? संपत्ति को आधार से लिंक करने के लिए कानून बना दिया जाए। जब तक अब, लेकिन आप ये आपने देखा होगा कि ये सब बातें करेंगे, संपत्ति को आधार से लिंक करने की बात नहीं करेंगे। मजहब के आधार पर योजनाएं चल रही, मजहब के आधार पर मंत्रालय चल रहा है, मजहब के आधार पर बोर्ड चल रहा है, मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल चल रहा है। क्यों चलना चाहिए? जब मजहब के आधार पर विभाजन हो गया तो क्यों चलना चाहिए? तो ये हमारे नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धि दुनिया भर की बातें करेंगे, लेकिन जो मजहब के आधार पर विशेष दर्जा है इसको खत्म करने की बात नहीं करेंगे। इसलिए कहता हूं पाखंडियों को पहचानिए, पाखंडियों को एक्सपोज करिए। धर्म और रिलीजन को आज तक डिफाइन ही नहीं किया गया। धर्म क्या होता है, रिलीजन क्या होता है, न सांसद को पता, न विधायक को पता, न मंत्री को पता, न हाईकोर्ट के जज को पता, न सुप्रीम कोर्ट के जज को पता कि धर्म क्या है, रिलीजन क्या है। कौन डिफाइन करेगा? किसकी ड्यूटी है? भाई करना पड़ेगा ना। तो आप ऐसे विषयों को अपने अपने 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए, वहां लिखना शुरू करिए, जिससे जागरण होगा। माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री चल रही, माइनॉरिटी कमीशन चल रहा, माइनॉरिटी के नाम पे हजारों योजनाएं चल रही हैं। माइनॉरिटी कौन है? आज तक डिफाइन ही नहीं किया गया। दुनिया भर की बातें होगी, इलेक्शन रिफॉर्म की बात नहीं होगी, पुलिस रिफॉर्म की बात नहीं होगी, जुडिशियल रिफॉर्म की बात नहीं होगी, एजुकेशन रिफॉर्म की बात नहीं होगी, टैक्स रिफॉर्म की बात नहीं होगी। दुनिया भर की बातें होंगी, लेकिन समान शिक्षा की बात नहीं होगी, समान नागरिक संहिता की बात नहीं होगी, समान क्या बोलते हैं पुलिस संहिता की बात नहीं होगी, समान प्रशासनिक संहिता की बात नहीं होती, समान श्रम संहिता की बात नहीं होती, समान कृषि संहिता की बात नहीं होती। दुनिया भर की बातें होती, लेकिन जस्टिस विद इन ईयर की बात नहीं होती कि लोगों के मुकदमों का फैसला 1 साल में हो। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए। 5000 फेसबुक फ्रेंड बना के अखबार में जो समस्या निकल रही हो या जो भी कोई समस्या निकल रही हो, वहां पे आप लिखना शुरू करिए। आपको मेरी बात ठीक लगती हो, मेरा वीडियो अपने फेसबुक पे डाल दीजिए।
अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आपके 5,000 फ्रेंड हो जाएंगे और मेरा वीडियो अपने फेसबुक पे डालेंगे तो कम से कम वो 5,000 लोग भी सुनेंगे। वो भी अपने अपने, वो भी जितने आपके फ्रेंड हैं वो भी 5,000 फ्रेंड बनाना शुरू कर देंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो 50 करोड़ फेसबुक यूजर है, इसमें कम से कम 30 से 35 करोड़ फेसबुक जो यूजर हैं उन तक अपनी बात पहुंचना शुरू हो जाएगी। और फिर ये जो पाखंडी नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी हैं, ये शर्म के मारे पाखंड छोड़ेंगे और वास्तव में समस्याओं के मूल कारण की बात करेंगे, समस्याओं के अस्थायी समाधान की बात करेंगे। फिर ये संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में जो बतौलेबाजी करते हैं, जो जनसभाओं में बतौलेबाजी करते हैं, बतौलेबाजी बंद होगी और गंभीरता के साथ काम होगा। यही तरीका है। अगर आप नहीं मानेंगे, अगर आप भी उन्हीं बतौलेबाजी में फंसे रहेंगे, तो याद रखिएगा आने वाला भविष्य बहुत ही खतरनाक है। 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 6,000 तहसीलों में से 1,500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं, उन 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। आप भारत के किसी भी लोकसभा क्षेत्र की 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट उठा के देख लीजिए और आज की वोटर लिस्ट उठा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। प्रत्येक लोकसभा की डेमोग्राफी बदल चुकी है, प्रत्येक विधानसभा की डेमोग्राफी बदल चुकी है, प्रत्येक ग्राम सभा की डेमोग्राफी बदल रही है, प्रत्येक वार्ड की डेमोग्राफी बदल रही है। अगर अभी भी कानून नहीं बना तो फिर हमारे आने वाली पीढ़ियों को बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।